जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 28 ऑफ अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपीएससी एग्जाम, यूकेपीएससी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जो तैयारी होती है गाइस, सिलेक्शन की तैयारी होती है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की। प्रॉपर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ आपको जो है बता दें कि आपके लिए एक कोर्स मेंटर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बेसिकली आपके डाउट्स को रियल टाइम बेसिस पर सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं। प्लस साथ ही साथ हर साल हमारे नए कोर्स बनते हैं, मतलब कि अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स बनाया वो सालों साल चल रहा है, जैसे कि जनरली होता है कई सारी जगहों पर। बट यहां पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और अपने सिलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कीजिए। और अगर आप ज्वाइन करते हैं कोर्स को तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। प्लस ये बताइएगा कॉल करके कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। बट बिफोर दैट, इन पूरे टॉपिक्स में क्या है उसका एक मैं बेसिक डिटेल्स अगले 2-3 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं, जिससे कि हर एक टॉपिक को आगे चल के समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला जो टॉपिक है इसके अंदर पता है हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि गांव क्षेत्र में रहने वाले जो युवा हैं वो तेजी से शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो चाहता है यार कि वो ज्यादा कमाए, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल उसको मिले, है ना। कंपेयर टू गांव की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बात है भाई, गांव के अंदर जो शुद्धता है वो शहर में कभी नहीं मिलेगी। बट ये भी चीज सही है कि जितना आप शहर में कमा सकते हो आप गांव में नहीं कमा पाओगे, राइट। तो अब क्या हो रहा है, बहुत तेजी से शहर के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। फिर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर यह भी कुछ बताया गया कि कोविड-19 के समय पर हमने जो है वो रिवर्स माइग्रेशन भी देखा, और हमें यह भी पता लगा कि गांव से काफी सारे लोग जो शहर में आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार करने के लिए, यानी कि बिल्डिंग्स बनवाने के लिए, जो मजदूरी का काम करते हैं, और जब काम नहीं रहता शहर के अंदर तो जब वो वापस चले जाते हैं या किसी वजह से जब वो वापस जाते हैं तो शहर को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है ना। क्योंकि अचानक से जब लॉकडाउन जो है वो ओपन हुआ, जब कामकाज शुरू हुआ, तब उस समय शहर में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, क्योंकि जो डिमांड थी वो ऑब्वियस ही बात है कि वर्कर्स की बहुत ज्यादा थी, बट वर्कर्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि लोग अपने अपने घर जा चुके थे। तो अब यही चीज है कि हमें इस प्रकार की पॉलिसीज जो है वो बनानी है जो इस प्रकार के चैलेंजेस में भी जो है वो काम कर सके। और साथ ही साथ गांव में भी जो युवा जो गांव से शिफ्ट होकर शहर की तरफ आ रहे हैं, तो गांव पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना जरूरी है, जिससे कि वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े, वहीं के वहीं उनको उनके लिए जॉब्स की व्यवस्था जो है वो हो सके। समझ रहे हो आप? तो कुछ इस प्रकार की पॉलिसीज बनाने से रिलेटेड काम करना जरूरी है, तो उसी चीज का जिक्र है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, आपके काफी मतलब दिमाग जो है वो खोल के रखेगा, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताया जा रहा है कि इंडिया को यूनेस्को के इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स के ब्यूरो में एशिया पैसिफिक रीजन के वाइस चेयर के रूप में फिर से इलेक्ट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि ये डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग, DOPING, स्पोर्ट्स में होती है ये, तो इसका मतलब क्या है ये डोपिंग का? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ, देखते हैं किसको पता है। तो ये भी टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ फैक्ट्स मिलेंगे आपको जो आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बताया जा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल कोबाल्ट हुआ, लिथियम हुआ, है ना, और रेयर अर्थ मिनरल्स हुए। ये क्लीन एनर्जी, AI और डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। अब एक्चुअली चाइना के पास इसका बहुत बड़ा मार्केट है, तो वही एक इशू है कि भाई चाइना जो है वो उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है आज की डेट में, तो आगे चल के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऐसी कंट्रीज ऑल्टरनेट सोर्स जो है वो डेवलप कर रही हैं। इसलिए इंडिया ने भी हमारा खुद का
क्रिटिकल मिनरल्स मिशन 2023 और काबिल जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू हम लोगों ने खुद ने आज की डेट में जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। बोलो हाँ या ना? पहले भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। या आप पहले जो रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हो उनको पता ही होगा, जो अभी फॉलो कर रहे हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड के सेंसस को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। इंडिया ने अपना पहला नेशनल स्नो लेपर्ड सेंसस 2025 रिलीज किया है। तो इसके आंकड़े कुछ हम देखेंगे। इसमें एक और इनिशिएटिव है, #23 for 23 इनिशिएटिव, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रीलिम्स में आपको काफी हेल्प करेगा। अब यूनाइटेड नेशन ने अपने 80 साल कंप्लीट कर लिए हैं, राइट? और ये एक मौका है पूरे दुनिया भर के गवर्नेंस के इवोल्यूशन और चैलेंजेस पर चिंतन करने का, क्योंकि आज की डेट में दुनिया भर के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। इवन यूनाइटेड नेशन के गवर्नेंस को लेकर, खुद को लेकर एक चैलेंज है। कई बार काफी सारी कंट्रीज क्रिटिसाइज भी करती हैं कि जो आज की डेट में यूनाइटेड नेशन सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो सही फायदा नहीं मिल रहा है, या फिर आज की डेट में इसको रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, है ना? P5 मेंबर्स रिफॉर्म की बात करते हैं ना हम लोग। तो वही सब ऐसे टॉपिक्स पिछले काफी सालों से उठ रहे हैं आईआर के अंदर, और आपको ऐसे टॉपिक पढ़ना है ही, राइट? तो चलिए, एक आइडिया मैंने आपको जो है वो दे दिया। आप शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। गाइस देखो, आपको ऑलरेडी पता है माइग्रेशन जो होता है, जो लोग अपने एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या गांव से शहर शिफ्ट होते हैं, है ना? तो ये हमेशा से हमारे भारत का एक सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप का मेजर पार्ट रहा है। क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, तो मैं तो सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता हूं इस चीज को, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखता हूं, राइट? क्यों? क्योंकि देखो, एक व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरी स्थान शिफ्ट होगा, तो जिस भी नई जगह वो शिफ्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर उस क्षेत्र का सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा, राइट? उस क्षेत्र का कल्चर चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो गांव से आया हुआ व्यक्ति है, ये अपने कल्चर भी अपने साथ लेकर आएंगे। फिर इकोनॉमी तो ऑब्वियस सी बात है, राइट, कि उसका कंट्रीब्यूशन से वहां की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी, राइट? बट इसका उल्टा भी हो सकता है। कई बार वहां की पॉलिसीज अगर प्रॉपर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो जिस भी क्षेत्र में जब माइग्रेशन का बर्डन बढ़ता है, तो उस क्षेत्र में अगर प्रॉपर पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हुई है, ध्यान नहीं दिया गया है, तो वो वहां पे आए हुए लोग जो है वो सिटी के लिए बर्डन भी बन जाते हैं। इसलिए स्लम एरियाज वगैरह ओपन हो जाते हैं। कम ऑन, यस और नो, है ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको दिमाग में है वो रखनी है, और उसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ। अब कोविड-19 के समय की बात थोड़ी सी सोचो। तो इस समय पर हमने ये क्लियरली देखा कि भाई शहरी क्षेत्र में इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो कितनी, आप कह सकते हैं कि फ्रजाइल है, कमजोर है। आपने देखा ना, काफी सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पे फोटोज जो है वो लगातार आ रही थी। लोग जो है वो, लोगों को बसें नहीं मिल रही थी, ट्रैवल नहीं मिल रहा था, कन्वीनियंस नहीं मिल रहा था, लोगों को पैदल 100-100 किलोमीटर चल के जो है वो जाना पड़ रहा था अपने गांव तक। कम ऑन, यस और नो? और बहुत प्रॉब्लम उन लोग फेस कर रहे थे। इवन कोविड के समय पर भी मैं भी इंटर स्टेट मैंने ट्रैवल किया था, तो आई हैव सीन कि कितने सारे लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। ट्रैक्टर्स में बैठ बैठकर लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। घंटों घंटों तक चेक पोस्ट पे उनको खड़ा कर दिया जा रहा है, ना खाने की व्यवस्था, ना पानी पीने की व्यवस्था। चलो, ये तो एक अलग बात है। मेन मुद्दे पर आते हैं जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो हमने जो है वो क्या चीज देखी कि कितने परेशान रहे ये लोग। हमारे यहां पर रिकॉर्ड्स ही प्रॉपर नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि कितने लोग जो है वो कौन सी सिटीज में माइग्रेट करके कहां से आए हैं। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा एक फेलियर था। बट ठीक है, कभी भी आप किसी चीज में फेल हो तो दोबारा से वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप क्या करते हो, प्लान बनाते हो, पॉलिसीज बनाते हो, तो उस पर काम करना जरूरी है ना? अब हमने ये भी देखा कि नहीं भाई, इतने सारे लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होके आए हैं, अब ये वापस गांव चले गए हैं, तो क्यों ना ये सही समय है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी जाए, कि वो लोग वहीं पर ही एम्प्लॉयमेंट। और मैं हमेशा जब भी मैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक को पढ़ाता हूं ना, तो मैं हमेशा स्टूडेंट से यही चीज कहता हूं, जो मैं आपको समझाऊंगा सभी को, कि भाई देखो क्या होता है। आप सभी को आई थिंक पता है कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? हमारे गांव में।
है ना। रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 61 to 69% पॉपुलेशन रिसाइड इन रूरल एरियाज। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, काफी सारे जगहों पर अलग अलग आंकड़े लिखे हैं, मैंने एक जनरल आपको आंकड़ा बता दिया, 61 to 69% पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। ये चीज सभी को पता, आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस, सभी जानते हैं इसके बारे में कि गांव क्षेत्रों में हमारे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, करेक्ट। जहां पर ज्यादा लोग होंगे, अगर आप उनको ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराओगे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, वहां पर पूरी फैसिलिटी करोगे, मतलब प्रोवाइड कराओगे, तो ये हमारी जीडीपी को एनहेंस करने में हेल्प नहीं करेगी? यस, डेफिनेटली करेगी। यस। तो आज की डेट में हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि रूरल एरियाज में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर सर्विसेज, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, वहां पर डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, राइट, जिससे कि वहां पर लोगों को जॉब्स मिल सके, और लोगों को जॉब मिलेगी तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री का पीपीपी, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है गुरु, ये दूसरा है पीपीपी, इकोनॉमिक का टर्म, परचेजिंग पावर पैरिटी, लाइफस्टाइल, है ना, ह्यूमन क्वालिटी स्टैंडर्ड, हमारी इकोनॉमी, ये सब चीजें जो है वो बढ़ेंगी। सो ये आर्टिकल उसी की तरफ जो है वो जिक्र कर रहा है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब होता क्या है, एक सर्वे होता है, बड़ा फेमस सा सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब देखो ये, इसके अंदर कुछ आंकड़े जो है वो लिखे हुए हैं, चाहो तो आप इन आंकड़ों को जो है वो ध्यान में रख सकते हो कि 29% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट थी, है ना, जो अपने गांव क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्र में आई, जिसमें से 89% तो गांव क्षेत्रों से आए थे, यानी कि उसमें भी कुछ लोग जो है वो दूसरे शहर से आए थे, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो गांव से ही आती है शहर में। सभी जितने भी माइग्रेंट्स थे उनमें से 50% से ज्यादा की एज जो थी वो 15 से 25 साल की थी। मतलब इंडिया का मोस्ट प्रोडक्टिव युवा गांव छोड़ रहा है। और ये बात आप अपने आसपास भी देखते ही हैं, आप खुद भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है भाई कि मुझे अपने परिवार को जो है वो और अच्छी, मतलब वो देनी है, फैसिलिटीज देनी है, तो मुझे शहर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, करेक्ट। जेंडर ट्रेंड भी काफी इंटरेस्टिंग रहा, मेन जो है वो मोस्टली एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करते हैं, जबकि 86.8% महिला जो है वो मैरिज के लिए। ये बात सत्य है, हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है कि महिला जो है वो माइग्रेट कर रही हैं ज्यादातर, ज्यादातर के 90% ही मान लो, मैरिज के लिए, और मेल जो है वो माइग्रेट करते हैं पैसे के लिए। कोविड लॉकडाउन के दौरान 2020 में लगभग 4 करोड़ वर्कर्स को रिवर्स माइग्रेट करना पड़ा, और यह दिखाता है कि अर्बन लाइवलीहुड कितनी अनसर्टेन और वल्नरेबल होती है, कि कोई भी इशू आ जाए तो सोचो आप 4 करोड़ वर्कर्स है वो, उनको फोर्सफुली अपने घर वापस जाना पड़ा, और कितनी सारी तकलीफों का सामना करते हुए। तो ये हम लोग को एक रिपोर्ट जो है बता रही है। कारण क्या था, और कारण क्या है एग्जैक्टली कि गांव क्षेत्रों से लोग जो है वो शहर की तरफ आ रहे हैं, स्पेशली युवाओं की बात करें। अब देखो यार, जो गांव क्षेत्र है वहां पर नॉन फार्म जॉब्स, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स या नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज, इसकी कमी है, और एग्रीकल्चर डिक्लाइन भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के चलते काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर को। तो युवाओं को माइग्रेट करने पे ये चीज मजबूर कर देती है। 49% युवा डेली वेज लेबरर्स और 39% इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रूप में शहरी एरियाज में काम करते हैं। इवन एजुकेशन की बात करें तो कुछ लोग जो है वो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज के पर्पस के लिए आ जाते हैं, बट एक्चुअली उतनी तेजी से जॉब्स मिल नहीं रही है। शहर में आकर पढ़ाई तो कर रहे हैं लोग गांव से, बट पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको इंस्टेंटली जॉब भी नहीं मिल रही है। तो ये भी हमारे एक सिस्टम का बड़ा प्रॉब्लम है। CMIE 2024 के हिसाब से ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% से ऊपर है। मतलब ट्रेनिंग और मार्केट डिमांड के बीच में मिसमैच है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो चीज कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है वो इंडस्ट्रीज की डिमांड नहीं है। एंड थैंक्स टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसने इस चीज को जो है, इस गैप को जो है वो फिल करने का प्रयास अभी किया है, जो
विद इन अ डिकेड हम लोग को जो है वो नजर आएगा, एक दशक के अंदर उसके इफेक्ट्स नजर आएंगे, बट फिर भी एक दशक में चीजें बहुत कुछ बदल सकती है, तो उसको संभालना बहुत जरूरी है, और वो हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट के थ्रू और वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू कर रहे हैं। फिर एक सबसे बड़ा इशू होता है गरीबी। अब जो गरीब लोग होते हैं, स्पेशली इसमें कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है। अगर हम बात करें एससी, ओबीसी, है ना, ये माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि लोकल इनकम जो है वो सस्टेनेबल नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग करें तो वो वीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, लोन या फिर क्रेडिट लेने की फैसिलिटीज नहीं है, काफी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिनके कारण से युवा जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं गांव से शहर की तरफ। फिर शहर उनको अट्रैक्ट भी करता है युवाओं को, हायर इनकम, सर्विसेज, ये सब चीजें उनको दिखती है, अच्छी लिविंग कंडीशन, तो इसलिए वो इस अट्रैक्शन में शहर की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, शहरी क्षेत्र ओवर क्राउड हो रहा है। दिल्ली देख लो, मुंबई देख लो, बेंगलुरु देख लो, यहां पे ओवर पॉपुलेशन है भाई। ट्रैफिक देखो आप, दिल्ली बॉम्बे में तो आप जो है वो चल ही ना पाओ, इतनी हालत खराब है गाड़ी से अपनी खुद की, है। दिल्ली बॉम्बे तो दूर की बात है, मैं तो भोपाल की देख रहा हूं, मैं जहां पे रहता हूं अभी, जो मेरा घर है जहां पे, भाई यहां पे इतना ट्रैफिक होने लगा है शाम में, या कभी भी चले जाओ आजकल तो यार बहुत बहुत दिक्कतें हो रही है, पहले जैसा समय नहीं रहा अब। सबके पास फोर व्हीलर्स हैं, और दूसरी बात सब लोग जो है वो ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है, वेस्ट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। इवन आपने खुद अपनी सिटीज के अंदर ये चीज, अगर आप सिटी में शहर में रहते हैं तो आपने ये चीज खुद ब खुद महसूस की होगी कि पिछले 10 साल पहले क्या कंडीशन थी, आज की डेट में देखो आप। 88% माइग्रेंट वर्कर्स के पास कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या सोशल प्रोटेक्शन नहीं होता, और इससे एक्सप्लॉइटेशन का रिस्क भी होता है। आप देखो, ऐसा थोड़ा ना कि भाई लेबर जो है वो बीमार पड़ गया तो घर में बेचारा आराम कर रहा है तो उसकी सैलरी उसको मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई। लेबर बीमार पड़ गया तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। रूरल डीपॉपुलेशन, युवा वर्कफोर्स के निकल जाने से एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नेंस दोनों वीक हो रहे हैं। नेक्स्ट, महिला माइग्रेंट्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड है, जबकि मेल माइग्रेंट्स आइसोलेशन और इनसिक्योरिटी है वो फेस करते हैं। ये भी चीज है, क्योंकि वुमेन जब जाती है माइग्रेट करके तो वो अपने घर पर ही रहती हैं, ज्यादा से ज्यादा आसपास कहीं पर किसी के यहाँ जो है वो बर्तन वर्तन का काम कर लिया या नैनी वगैरह टाइप का काम कर लिया तो ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी तो बहुत ज्यादा रहता है ना यार, फैमिली सेपरेशन के कारण लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो लोनलीनेस फील होता है, एंजाइटी होती है, फाइनेंशियल टेंशन बढ़ती रहती है कि यहाँ का खर्चा तो देखना ही देखना, अपने घर पे भी खर्चा भेजना है, तो वो सब चीजें उनको जो है वो बहुत मेंटली भी हर्ट करता है। देखो कितने सारे एंगल्स हमने डिस्कस कर दिए, देखो एक मेंटल एंगल भी डिस्कस किया, जेंडर वाला एंगल भी डिस्कस किया, है ना। गांव क्षेत्रों से लोग निकलकर शहर की तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि गांव में भी तो प्रॉब्लम्स होंगी ना जब लोग जाएंगे तो। नेक्स्ट, अब देखो, मनरेगा का नाम आप सभी ने सुना हुआ है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो होता यह है कि भाई ये हेल्प तो करता है, बट अभी भी मनरेगा के अंदर भी प्रॉब्लम्स है भाई, लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा मनरेगा में। अभी बड़े इश्यूज हमने डिस्कस किए थे 3-4 महीने पहले। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो बेसिकली हेल्प करने का काम कर रहे हैं। चाहो तो इनिशिएटिव्स के नाम लिख लो। फिर उसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, गांव क्षेत्रों के अंदर लोग जो है वो खुद से स्टार्टअप अपना जो है वो शुरू करें, आगे बढ़ें, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने पर टारगेट है। भारत नेट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव क्षेत्रों में बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाई है, ई कॉमर्स और रिमोट वर्क को जो है वो मतलब वो कर रहे हैं, एक्सपेंड जो है वो कर रहे हैं। तो ये डिजिटल
डिजिटलाइजेशन गांव गांव तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार ने काम किया है। फिर इसके अलावा सोलार मेंटेनेंस, माइक्रो ग्रिड्स, एग्री टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, तो कुल मिलाकर सरकार काफी सारे एरियाज पे काम कर रही है जिससे कि गांव क्षेत्रों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और डेवलपमेंट रहे, राइट। अब आगे हमें यही करना है भाई, गांव क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्किल, ये सब शामिल करनी होगी ताकि लर्निंग मार्केट के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज हो सके, यानी कि जो लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज वो जॉब्स वगैरह में कर सकें और अपने पैसे बनाएं। फिर नॉन फार्म सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, इको टूरिज्म, इसको प्रमोट करना पड़ेगा गांव क्षेत्रों में। डिजिटल इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5G रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करो, ई कॉमर्स और टेली वर्क हब्स क्रिएट करने होंगे ताकि टेक इनेबल्ड जॉब्स मिल सके, यानी कि जो लोग टेक्नोलॉजी में आगे हैं, यानी कि जो लोग शहर जाकर टेक में पढ़ चुके हैं, वो उनको गांव में ही इसलिए अपने घर के पास ही जॉब मिल जाए। रिवर्स माइग्रेशन मॉडल को इंकरेज करो। पता है आपको, रायगढ़ महाराष्ट्र में हम लोग को देखने को मिलता है, इसके जो किसान हैं उन्होंने हॉर्टिकल्चर और डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप से लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत जरूरी है। फिर सोशल प्रोटेक्शन तैयार करो, प्रोग्राम्स लेकर आओ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, कोई कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, तो वो इन सब चीजों का लाभ ले सके ऑल ओवर इंडिया, तो इससे भी एक रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा गांव क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। गांव वापसी आना गाइस फेलियर नहीं है, ये बेसिकली एक रिस्पेक्टेबल और सस्टेनेबल चॉइस जो है वो माना जाना चाहिए। अक्सर लोग जो है वो कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, कई बार उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है जहां पर वो जाते हैं उस जगह पे, तो वो सुसाइड वगैरह और इस तरीके की चीजें कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए भाई, नहीं मिली अपॉर्चुनिटी, ऊपर वाले ने कुछ और सोचा होगा ना यार बड़ा। कभी भी बताए अपनी, अगर आपने मेहनत करी, मेहनत नहीं करी तो फिर बात अलग है, फिर मेहनत करो, दोबारा से अपने आप को एक और चांस दो, और इस बार ऐसा चांस दो कि भाई कि मैं मेहनत करूंगा चाहे कुछ हो जाए। और फिर भी अगर कोई चीज आपको हासिल नहीं हो रही जिसके पीछे आप पड़े हुए हो, तो घबराने की, उदास होने की जरूरत नहीं है भाई, बल्कि खुश हो जाओ, ये सोचो कि चलो यार ये ऑप्शन अपना नहीं है, ऊपर वाले ने कोई और बड़ा ऑप्शन चूज कर रखा होगा अपने लिए, है ना। तो कभी भी ये मत सोचो, जो इंसान मेहनत करता है, प्रोडक्टिवली काम करता है अपने ऊपर, तो उसको सक्सेस मिलता ही मिलता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है गाइस, ये याद रखना, पहला वाला पॉइंट तो पूरा आप लिख ही लो। इंडिया एक बार फिर से यूनेस्को के इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स के ब्यूरो के वाइस चेयर एशिया पैसिफिक रीजन के रूप में फिर से इलेक्ट हो गया। ये इलेक्शन गाइस पेरिस में 20 से 22 अक्टूबर को हुए थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 सेशन के दौरान, और इस इवेंट ने कन्वेंशन के 20 साल पूरे होने पर क्लीन और एथिकल स्पोर्ट्स के ग्लोबल कमिटमेंट को पुष्टि दी है। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव यह है भाई कि जितना भी स्पोर्ट्स कल्चर है वो बिल्कुल एथिकल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दवाइयां खाकर, इंजेक्शन जो है वो लेकर अपनी पावर जो है वो बढ़ा रहा हो, राइट। तो ये इसी चीज को ड्रग्स वगैरह को डोपिंग बोलते हैं, कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके इनटेक करने से एक इंसान की एनर्जी जो है वो बरकरार रहती है। तो ये तो बेसिकली अनएथिकल प्रैक्टिस हुआ ना स्पोर्ट्स के अंदर, वो कहानी है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाऊंगा तो आपको और थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। तो यूनेस्को का जो ये कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स जो है ना, जिसके बारे में अभी हमने जो है वो चर्चा करी, ये कन्वेंशन मतलब एग्रीमेंट। पता है ये कन्वेंशन 2005 में यूनेस्को के द्वारा जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। तो ये चीज लिख लो आप, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2005 में, 2005 में ये कन्वेंशन, 2005 में ये कन्वेंशन जो है वो यूनेस्को के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, यूनेस्को के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। मल्टीलैटरल ट्रीटी है, काफी सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। मेंबर कंट्रीज डोपिंग को रोकने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कि आपको किसी भी प्रकार से स्पोर्ट्स में ऐसी चीजों का, ऐसे सब्सटेंस का यूज नहीं करना है जिससे कि अनफेयर एडवांटेज जो है वो किसी भी खिलाड़ी को मिले। तो इसको रोकने के लिए सॉरी तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों पर, है ना। तो ये फैक्ट भी थोड़ा ध्यान में रखना। मेन फोकस ये है कि भाई फेयर प्ले होना चाहिए, है ना, इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, एथलीट्स की हेल्थ प्रोटेक्टेड रहे,
डोपिंग फ्री कंपटीशन होना चाहिए। तो ये सब इसके मेन फोकस है। ये अडॉप्ट हुआ था 2005 में 19 अक्टूबर को 33rd यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में, और लागू हुआ 2007 को। ये लागू भी ध्यान में रखना है। आज की रेट में इसके 192 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, बस अब इसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया। एंटी डोपिंग कानून बनाओ, उसको फॉलो करो, पॉलिसीज बनाओ, उसको फॉलो करो। ठीक है, कोई भी ऐसी दवाइयों का, ड्रग्स का उपयोग जो है वो नहीं करना है जिससे कि किसी खिलाड़ी को जो है वो उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाए, जिससे कि दूसरे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचे। पूरे दुनिया भर के स्पोर्ट्स में फेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं इसकी, बस ध्यान में रखो। सभी मेंबर स्टेट जो है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज जो इसकी, जिन्होंने साइन किया है इस ट्रीटी को, इनको अपने नेशनल एंटी डोपिंग रूल्स वाडा कोड के साथ अलाइन करने का मैंडेट जो है वो दिया गया है। कहा गया है कि भाई आप जो है वो, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमने कोड बनाया है वैसे ही आप नेशनल लेवल पर भी कोड बनाओ। एक अप्रूवल कमेटी और ब्यूरो जो है वो बनाया गया है। ये लोग इंप्लीमेंटेशन, कंप्लायंस और फाइनेंसिंग को मॉनिटर करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 के दौरान गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर भी चर्चा हुई ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ी रहे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, इनके बीच में कोलैबोरेशन को प्रमोट किया गया। एंटी डोपिंग फंड्स डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम को सपोर्ट जो है वो करते हैं। एक अलग से इन्होंने फंड भी बना दिया था। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि डोपिंग के नए फॉर्म्स जैसे कि जीन मैनिपुलेशन और ट्रेडिशनल फार्माकोपिया मिसयूज पर फोकस है, क्योंकि देखो साइंस भी काफी तेजी से आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो नई नई औषधियां बनती जा रही हैं, नए नए बॉडी के अंदर आप जेनेटिक चेंजेस जो है वो कर सकते हो, ऐसी चीजें भी हैं। आप खुद ही पढ़ते हो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी जो है ना, जीन एडिटिंग की। तो भाई ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है वो आप वो मत बनाओ अननेचुरल तरीके से पावरफुल। वो चीज है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में एथिकल और साइंटिफिक इश्यूज पर भी बहस होती है कई बार। तो ये चीज है नहीं कि स्पोर्ट्स जो होना चाहिए वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये कहानियां है। अब इंडिया का री इलेक्शन एशिया पैसिफिक वाइस चेयर के रूप में एक ग्रोइंग लीडरशिप का प्रूफ है कि भाई हम लोग जो है अब, और ऑब्वियस सी बात है भाई, इस क्षेत्र में तो हम वैसे भी लीडर हैं। इंडियन डेलीगेशन जो है उसको लीड कर रहे हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हमारे, और नाडा डीजी ने वाडा, आईओसी और अफ्रीकन यूनियन के साथ मल्टी लेवल डिस्कशन भी जो है वो किए हैं। ठीक है, इंडिया ने इन काइंड सपोर्ट जो है वो दिया है। इंटरैक्टिव डिस्प्ले बोर्ड जो है वो बनाकर कन्वेंशन के इवोल्यूशन और अचीवमेंट्स दिखाए। हमने इस प्रकार से भी सपोर्ट जो है वो किया। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो हम सामने लेकर आए। वैल्यू एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट्स इनिशिएटिव को शामिल करने का प्रपोजल रखा गया ताकि युवाओं में एथिक्स और फेयर प्ले प्रमोट हो। तो ऐसी भी चीज है कि युवाओं को सिखाओ कि एथिकल चीजें करनी है। 500 से ज्यादा डेलीगेट्स ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 अटेंड किया। गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स और यूनेस्को मेंबर्स मौजूद थे। मेजर फोकस था कि गवर्नेंस में, शासन में इसमें रिफॉर्म लाओ, फंड्स बढ़ाओ, डोपिंग के नए साइंटिफिक चुनौतियों का मैनेजमेंट करना जरूरी है। ठीक है, बस यही है गाइस, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। बस ये चीज ध्यान में रखना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए बस ये वाली चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। बाकी डोपिंग वगैरह क्या है वो तो मैंने आपको जो है वो समझा ही दिया है। दैट्स इट। अब ये वाला जो टॉपिक है सिर्फ सुन लो, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड टॉपिक है। आज की डेट में हर एक इंडस्ट्री में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स, ये बात आप जानते ही हैं। अच्छा, इन मिनरल्स को क्रिटिकल, रेयर, ये शब्द क्यों दिया हुआ है, क्या मुझे बता सकते हो? पहले मैं इसका आंसर दे चुका हूं आप लोगों को। क्यों बोलते हैं रेयर मिनरल्स? क्या ये बहुत कम है क्या? नहीं ना, बट फिर भी क्यों बोलते हैं रेयर मिनरल्स, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है। अच्छा, जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स भी जरूर देखा करो कि लोग जो है वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं। तो आज के ग्लोबल लैंडस्केप में क्रिटिकल मिनरल्स जियोपॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर बन गए हैं, क्योंकि उसके बिना नहीं चलेगी भाई चीजें। ऑस्ट्रेलिया अपने रिच मिनरल्स डिपॉजिट को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसको निकालने की कोशिश कर रहा है कुल मिलाकर, स्पेशली लिथियम,
रेयर अर्थ्स और कोबाल्ट की फील्ड में, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर और तेजी से हम लोग इसकी प्रोसेसिंग पर फोकस कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज प्रोसेसिंग, कि भाई ये बहुत ज्यादा है धरती में, रेयर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, बट इनको रेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग बहुत लिमिटेड है। यानी कि आप इसको निकाल कर इसको यूज में लाने लायक नहीं बना पा रहे हो, उसके लिए चाहिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही कम रशिया हुआ, चाइना हुआ, इन सब कंट्रीज के पास है। देखो लिखा भी हुआ है, चाइना जो है वो क्लियरली इस मार्केट में डोमिनेट करता है। लगभग 70% माइनिंग और 90% इसकी प्रोसेसिंग हम लोग को देखने को मिलती है। चाहो तो लिख लो। तो पूरे अभी यूएसए और ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, इंडिया का क्रिटिकल मिनरल मिशन देखने को मिल रहा है, क्वाड का कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। ये सब प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से ये सब पूरे जो रेयर मिनरल्स हैं, लिथियम, रेयर अर्थ, कोबाल्ट, टंगस्टन, मैग्नीशियम, जिरकोनियम, है ना, ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस दोनों प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन यहां पर जो है वो दी हुई है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फोन, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज, एआई सिस्टम्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर देश उनकी लिस्ट जो है वो अलग तरीके से डिफाइन करता है, लेकिन ब्रॉडली ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और नेशनल डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पूरे पॉइंट्स लिख लो आप, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनकी सप्लाई चेन जियोपॉलिटिकल शॉक के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि ये रुक जाए तो आज की डेट में हर एक चीज जो है वो डिजिटलाइज हो रही है, और इसके बिना, रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स के बिना डिजिटलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इनकी जरूरत है ही, और कोई कंट्री अगर इसकी सप्लाई को रोक दे तो सोचो कितनी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन मैंने आपको बताया ना, इनकी प्रोसेसिंग बहुत कम होती है, इनकी माइनिंग बहुत कम होती है। इसी वजह से इसका एक्सट्रैक्शन कॉस्टली हो जाता है और टेक्निकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वे है, उसने दिखाया कि कई देश के पास बहुत ज्यादा रिजर्व है, जो उसे क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री के ग्लोबल सप्लायर के रूप में स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये कहानी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो फोकस कर रहा है कि भाई वो खदानें बनाएगा, इसकी निकालेगा रेयर अर्थ मिनरल्स को, रिफाइन करेगा, हाई वैल्यू मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करेगा। $4 बिलियन क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटी और 10% प्रोडक्शन टैक्स क्रेडिट जैसी स्कीम्स वहां पर हेल्प कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन में। प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर, आराफोरा रेयर अर्थ्स और अल्फा एचपीए एडवांस्ड केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स ये सेटअप कर रहे हैं। सीएसआईआरओ लेड क्रिटिकल मिनरल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, ये नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज है, बट चैलेंजेस भी है, काफी कॉस्टली ये पड़ता है, इसकी कॉस्ट जो है वो काफी हाई है, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लिमिटेड है, एनवायरमेंट के इशू भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग जो है वो होता है इसके एक्सट्रैक्शन में। तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी ऑस्ट्रेलिया को भी है। देखो ये वाला आंकड़ा जो मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता रहा हूं, लिख लेना। पूरे दुनिया भर में 70% माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी चाइना के पास है। मतलब प्राइस और सप्लाई दोनों पर उसका कंट्रोल है, और चाइना ने गैलियम और जर्मेनियम एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हुए हैं, जिससे सप्लाई इनसिक्योरिटी और बढ़ रही है। उसने अभी से हरकतें करना शुरू कर दी है कि कुछ ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। यूएस ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप और क्वाड कॉपरेशन का गोल है चाइना फ्री सप्लाई चेन्स बनाना, जिसमें कि चाइना का डोमिनेंस ना हो। ऑस्ट्रेलिया पे एक स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व प्लान जो है वो कर रहा है, ताकि ये मिशन को ये सक्सेसफुल बना सके। तो मिनरल डिप्लोमेसी अब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर का टूल भी बन गई है। ये चीज साफ हम लोग को नजर आ रही है। अब इंडिया के आंकड़े हैं, ये याद रख लो। इंडिया के पास 6% पूरे दुनिया भर के लिथियम रिजर्व है, स्पेशली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, यानी कि पूरे कंट्री का हमारा प्रोडक्शन 1% से भी कम है, मतलब इंपोर्ट के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट रह रहे हैं। लिख लेना। दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल मिशन 2023 का
काबिल मतलब कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ऐसे इनिशिएटिव एक्सप्लोरेशन, ओवरसीज माइनिंग एक्विजिशन और रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। यानी कि हमारे ये इनिशिएटिव्स हैं जिसके कारण हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स की कैपेसिटी को अपनी एनहांस कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। फिर आपको ऑलरेडी पता है जम्मू एंड कश्मीर के रियासी में लिथियम डिस्कवरी ने इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को एक पुश दिया है। आईआईटी, सीएसआईआर, जीएसआई ये मिलकर इको फ्रेंडली एक्सट्रैक्शन और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी कर रहे हैं। इसके अलावा अब देखो ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, कॉर्ड का कोऑर्डिनेशन जो हुआ, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ के लिए चाइना इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन बनाना चाह रहा है। ये चीज आप समझ ही चुके हो कि ये लोग चाइना को अलग करके अपना खुद का एक सप्लाई चेन बनाना चाह रहे हैं जो सिक्योर्ड रहे। मिनरल डिप्लोमेसी नामीबिया, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ मजबूत हो रही है ताकि फॉरेन रिजर्व जो है वो सिक्योर हो सके। ग्रेफीन और 2D मटेरियल जैसे सब्स्टिट्यूट पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ताकि जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी जो है वो कम हो। सस्टेनेबिलिटी अब सेंट्रल फोकस है, ग्रीन माइनिंग, सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क, है ना। तो ये चीज इंश्योर करती है कि जो भी चीज होनी चाहिए वो एथिकल होनी चाहिए। बट यस प्रॉब्लम है ही भाई, कई बार रेडियो एक्टिव वेस्ट और केमिकल वेस्ट की प्रॉब्लम जिसके कारण मिट्टी, पानी खराब हो सकती है, लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज की कमी से इंडिया जैसी कंट्रीज को लो वैल्यू कैप्चर मिल सकता है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स में हम लोग एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते क्योंकि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है वहां पर आप थोड़ा ना खदाने खोलोगे, मिलिटेंट्स वहां पर करने ही नहीं देंगे कुछ काम आपको, फिर क्या करोगे। तो दीज आर द इश्यूज जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है अगेन जो आपको नोट डाउन करनी है। 23 अक्टूबर 2005 को इंडिया ने इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट किया। पहली चीज तो ये लिख लो, जिसके दौरान एक यूनिक कैंपेन लॉन्च हुआ #23 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अब ये #23 इस इनिशिएटिव का आइडिया बड़ा सिंपल है गाइस। हर सिटीजन 23 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करे ताकि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस बढ़े। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति 23 मिनट तक जो है वॉकिंग करे या कोई भी एक्सरसाइज करे, कुछ भी करे 23 मिनट तक। क्यों? क्योंकि हमें स्नो लेपर्ड को बचाना है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करनी है। बड़ा ही अच्छा ये इनिशिएटिव है #23 तो क्या आप करने के लिए रेडी हो? चलो एक हफ्ते के लिए करते हैं अपन सभी लोग, है ना। आज एक प्लेज लेते हैं, तो लिख लो नीचे कमेंट बॉक्स पे #23 प्लेज, और आप बताओ आप कितने मिनट करोगे। 23 मिनट करोगे, उससे ज्यादा करोगे, और रोज करना है 7 डेज तक। यही तो मजा है भाई पढ़ने का। स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए 23 मिनट्स आपको जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। अब इसी ओकेजन पर रिलीज हुआ इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल स्नो लेपर्ड सेंसस। ये भी चीज आप ध्यान में रखिए और लिख लीजिए। इसी इनिशिएटिव पर हमने जो है वो हमारा पहला स्नो लेपर्ड सेंसस भी जो है वो जारी कर दिया। अब कुछ आंकड़े इसमें मैं आपको जो है बताता हूं, ये आ जाओ यहां पे। इसमें पता है टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स रिकॉर्ड किए गए हैं इंडियन हिमालयज में। तो ये एक अचीवमेंट है क्योंकि पहली बार इंडिया ने हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ के लिए साइंटिफिकली वेरीफाइड डेटा एस्टैब्लिश किया। कुछ आंकड़ा मतलब कुछ चीजें मैं आपको इसकी भी बता देता हूं। #23 ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही होना चाहिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व होगी। तो ये कैंपेन इस मिनिस्ट्री का है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सिटीजन को पार्टिसिपेट करवाना और फिटनेस के थ्रू पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना। 23 मिनट फिजिकल एक्टिविटीज का कंसेप्ट सिंबॉलिक था कि भाई कम्युनिटी इन्वॉल्व हो और ये चीज है, ये हैशटैग वायरल हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, पता लगे। तो इस इनिशिएटिव ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इसके ब्रॉडर गोल्स से लोगों को कनेक्ट किया है। तो ये चीज है। तो ये कैंपेन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जन भागीदारी इन एनवायरमेंट गवर्नेंस, कि पब्लिक को भैया इन्वॉल्व करो। तो 718 स्नो लेपर्ड मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई दी है।
लद्दाख में है। ये सब अलग अलग आंकड़े आपको वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है। 477 सबसे ज्यादा लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कंबाइंड 61 है। जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख एरिया को छोड़कर 58 हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है, किसके कोलैबोरेशन के साथ जो है वो बनाया गया, तो ये भी लिख लेना। WWF इंडिया, स्नो लेपर्ड ट्रस्ट और लोकल कम्युनिटीज जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के अंडर है, तो उनके साथ मिलकर ये सेंसस तैयार होता है भैया। ठीक है। स्नो लेपर्ड का ये साइंटिफिक नेम ध्यान में रखो, ये चीज एग्जाम में आ सकती है, पैंथेरा उनशिया। मीडियम साइज्ड बिग कैट होती है ये, हाई एल्टीट्यूड रेंज में पाई जाती है सेंट्रल साउथ एशिया में। IUCN की रेड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वल्नरेबल कैटेगरी में है ये। 12 कंट्रीज में आपको स्नो लेपर्ड जो है वो देखने को मिल जाएंगे, इंडिया, नेपाल, चाइना, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एक्सेट्रा। ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, सूखे एरिया में पाए जाते हैं, पथरीले एरियाज में, चट्टानी एरियाज में, 3000 से 5000 मीटर्स के एल्टीट्यूड में। इंडिया के अंदर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं, कितनी इनकी हाइट है, वेट कितना है, 35 से 55 किलो। अच्छा, मेरे दौलत की वेट जितने होते हैं क्या ये? मेरे पास लैब्राडोर है। ठीक है। घोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहते हैं इनको, पता है आपको? घोस्ट ऑफ माउंटेन्स, ये फैक्ट ध्यान में रखना, जीके वाला फैक्ट। दहाड़ नहीं सकते ये, इनकी ब्रीडिंग साल में 2 साल में एक बार होती है। ठीक है। 2025 सेंसस एक टर्निंग पॉइंट है गाइस, पहली बार इंडिया ने साइंटिफिकली वैलिडेटेड बेसलाइन सेट करी है फ्यूचर में कंजर्वेशन के लिए। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 का था, उसकी सक्सेस को भी हाईलाइट किया गया। #23 for 23 इनिशिएटिव शो कर रहा है कि भाई हम और सिटीजन्स को वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस चीज में। ये जो GSLEP जो है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये इंडिया रीजनल कॉर्पोरेशन का लीडर जो है वो बन रहा है कि ग्लोबल लेवल पर भी हम लोग जो है वो लीड करेंगे स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के मामले में भी। बस दैट्स इट। चैलेंजेस तो है ही, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ठीक है। अब ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इंपॉर्टेंट है। 2025 में यूनाइटेड नेशन ने अपने 80 साल कंप्लीट किए हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में बना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ताकि पूरे दुनिया भर में शांति मेंटेन रहे, ह्यूमन डिग्निटी प्रोटेक्टेड रहे और रूल ऑफ लॉ प्रमोट हो, कि रूल से आगे और कुछ नहीं। क्या जेन्युइनली ऐसा अभी हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट्स तो आज भी चल रहे हैं, शांति तो पूरे दुनिया भर में आज भी नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इश्यूज हैं। क्या ह्यूमन डिग्निटी पे काम हो रहा है? नहीं हो रहा। आज भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस देख लो आप, आज भी लोगों के एक्सप्लॉइटेशन के केसेस देख लो आप। यही तो क्रिटिसिज्म है काफी सारे एक्सपर्ट्स का, एक्सपर्ट ग्रुप्स का, जो बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आज जब दुनिया एक जियोपॉलिटिकल फेस में है, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, पेंडेमिक्स हैं, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं, यूनाइटेड नेशन के रोल और रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है कि भाई इसके अंदर जो है वो सुधार किए ना है। अब आपको हर एक चीज इसकी थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी गुरु। सबसे पहला तो यूनाइटेड नेशन की डेट, ईयर 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। उस समय इसके 51 मेंबर्स थे। आज 193 मेंबर्स हैं इसके, यूनाइटेड नेशन के, पता होने चाहिए आपको। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई सभी लोग को सिक्योरिटी मिले, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्रिएट हुआ पावर बैलेंस मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है गाइस, और तब से यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग और रिफॉर्म एजेंडा में हम लोग एक्टिव कंट्रीब्यूटर हैं। यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं। इसमें तो वैसे लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। आज आप एक काम करना, यूनाइटेड नेशन के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक में मिल जाएगा आपको ये। यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, टोटल कितनी एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। जीएस का ये टॉपिक है मेनली। अब 80 साल इसके कंप्लीट हुए हैं, तो इससे रिलेटेड हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इंडिया की बात करें भाई, तो इंडिया ने हमेशा से एक्टिव रोल जो है वो प्ले किया है यूनाइटेड नेशन के सुधार में, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में।
हमें भी चाहिए परमानेंट सीट। इंडिया ने 49 यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। सबसे ज्यादा पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर इंडिया प्रोवाइड कराती है, वो ब्लू कैप सोल्जर्स जिनको बोलते हैं ना हम लोग। इवन यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंप्लीमेंटेशन में भी लीडरशिप रोल प्ले किया है हमने, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के विजन के साथ। बहुत सारी चीजें ऐसी, 50 चीजें। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हर साल मिलियंस ऑफ पीपल को फूड प्रोवाइड कराती हैं, खाना प्रोवाइड कराती हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं अगर जहां पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो। रूल्स रेगुलेशंस ट्रीटीज बनाई जाती हैं जिससे कि शांति बरकरार रहे। एग्जांपल्स की अगर मैं बात कर लूं तो जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ही देख लो आप, 2030 का एजेंडा देख लो यूनाइटेड नेशन का, है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल है, सामने ही हर बार आप डिस्कस करते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। शांति मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। मॉरल लेजिटिमेसी, डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म भी है, लोग अलग अलग मिनिस्टर्स बड़े बड़े लोग यहां पर आकर हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, है ना, हाई पोजीशन के लोग, और फिर वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज करने में काम करते हैं। बट चैलेंजेस यही है भाई, आउटडेटेड हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसको चेंज करने की जरूरत है। इंडिया, ब्राजील, जापान, साउथ अफ्रीका ऐसी जो पावर्स हैं अभी भी परमानेंट मेंबरशिप से बाहर है। समय चेंज हो गया ना, 1945 का जो समय था 2025 का समय बहुत डिफरेंट है पूरे दुनिया भर में। नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म ने इंटरनेशनल कॉपरेशन को वीक कर दिया है, तो उसको हमें लोग को संभालना जरूरी है। फंडिंग का बड़ा इशू है आज की डेट में, डेवलपिंग कंट्रीज कोई फंड प्रोवाइड नहीं करा पा रही हैं, राइट। जो पेरिस क्लाइमेट गोल का मेन टारगेट था 100 बिलियन का था ना, कि पर ईयर प्रोवाइड कराओ, कितना हो गया, 300 बिलियन हो गया है। कब तक, 2030 तक। ये सब फैक्ट्स ध्यान में रखना जरूरी। वीटो पावर्स, इसको तो सबसे पहली फुर्सत में हटाओ या फिर इसको और रैशनलाइज करो, इसके कारण काफी सारे काम हो नहीं पाते हैं इंटरनेशनल लेवल के। तो अभी वो सही तरीके से यूनाइटेड नेशन काम नहीं कर रहा, जो मैंने आपको बताया ही था। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। बरनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्राई करो आंसर देने का। छत्तीसगढ़ में है ना ये, करेक्ट। ये सेंचुरी जो है प्राइमरली तो नहीं होता भाई, ग्रासलैंड कहां से आ जाएगी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ही नहीं भाई। ट्रॉपिकल क्षेत्र में तो ग्रासलैंड कहां से होगा, डेसिडियस फॉरेस्ट है। हाँ, ग्रासलैंड के पैचेस मिल सकते हैं। अरे यार, स्नो लेपर्ड लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये तो वैसे ही आप इसको हटा सकते हो कि गलत है ये। हाँ, अभी इन्होंने जो है वो ब्लैक बक्स वगैरह को जो है वो, काले हिरण है ना ये ब्लैक बक्स, उनको जो है वो दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया है सलमान को बचा के भाई। बॉर्डर एटीएम इनिशिएटिव 24/7 प्रोवाइड करा रहा है भैया। बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड मॉनिटरिंग भी हो रहा है बॉर्डर की क्वालिटी को चेक करने के लिए। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर आईआईटी आईएसएम धनबाद में, धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोलैबोरेशन के साथ इसको बनाया गया। लिख लेना, परम जल मॉडल 10 लीटर जो है वो 10 रुपए में प्रोवाइड करा रहा है। कॉइन, यूपीआई, इनके थ्रू भी पेमेंट ले सकता है ये। 10 रुपए 10 लीटर। और ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर देने की। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। चलिए बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।